हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। यह भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 2 है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो ये कथन है केसी व्हीलर का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वो जी ऑस्टिन ने कहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। ये हमारे जो भी संवैधानिक कार्य अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची में है? पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सूची 3 जो कि समवर्ती सूची है, इसमें है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सब विषय जो हैं वो समवर्ती सूची में है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के विषय हैं ये। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की प्रस्तावना भारत को ऐसा बताती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये कथन सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती वाद 1973 में था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जनता का शासन है। हर साल यहाँ पे जो शासन बदलता रहता है, हर जब भी चुनाव होंगे जैसे जनता चाहेगी उस तरह का शासन आएगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब वो सभी के लिए समान रूप से रहेगी। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये वाद था SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसका स्टार्टिंग किससे होता है? हम भारत के लोग, भारत एक गणतंत्रात्मक लोग है, मतलब उसकी संविधान भी शुरुआत करता है किससे? हम भारत के लोग। ये भारत के लोगों का कानून है, भारत के लोगों द्वारा बनाया हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ से है? तो उनका विस्तार है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। इनकी विशेषता है। जो भी प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है कि हम भारत के समस्त नागरिकों को जितने भी अधिकार देना चाहेंगे, ये जो भी हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, कि वो एक आज़ाद रहे। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दी? उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? तो ये कहा था KM मुंशी जी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह जो मत दिया है ये किस में दिया है? इतना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है वो संविधान का। हमारे प्रस्तावना हम सभी जानते हैं सबसे पहले लिखा गया, लेकिन ये ऑफिशियली जो है आधिकारिक रूप से उसका भाग नहीं माना जाता है। ये जो मामला था ये बेबुरी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है, और अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 20 सीटें आरक्षित हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2000। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। फजल अली आयोग 1953 से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो उसके आधार पर जो है 14 राज्य तथा 6 जो है संघ राज्य बनाए गए थे, केंद्र शासित राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया है? तो ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया है भारत का राज्य। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रशासन वो राष्ट्रपति के पास होता है, वही वहाँ पे अपने राज्यपाल नियुक्त करके उनके द्वारा शासन करवाता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जिसे हम CAA कहते हैं में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन तथा पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से जो भी आए हुए हैं, वहाँ के प्रताड़ित हैं, शरणार्थी हैं, उनको किया गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हम बोलेंगे CAA को। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? ये हो सकती है परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। परित्याग मतलब कोई नागरिक खुद ही त्याग कर देता है, पर्यावसन मतलब किसी दूसरे देश में चला जाता है, या वंचना मतलब सरकार से छीन लेती है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्डधारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? तो वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति है, दूसरे देश की नागरिक है, वो मूल भारत का है लेकिन तब भी वो भारत में ज़मीनें नहीं खरीद सकता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में ऐसा है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया है? तो समाजवाद का अधिकार जो है वो 14 तथा 16 है, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा न्याय विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो वही आपको बताया हमने, अनुच्छेद 16A और अनुच्छेद 16B। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कोई अपने विरुद्ध स्वयं जो है गवाही नहीं देगा। ये जो है अनुच्छेद 20 में कहा गया है, किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते, वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है, जो कि दोष सिद्धि के संबंध में वो अब अपने जो है अधिकार का प्रयोग कर सकता है न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है कि कोई भी विदेशी नागरिक भी है, वो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ है तो उसको जीवन का अधिकार इन सब से वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के विरुद्ध शोषण के प्रावधान से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 है कि किसी भी बच्चे को हम 14 साल से कम उम्र के उनको हम लोक नियोजन में नहीं डाल सकते हैं, कारखानों में नहीं डाल सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तित किए जा सकते हैं कि हमें कानूनी संरक्षण मिला हुआ है उससे। भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किससे संविधान का आत्मा कहा है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही, जो कि अनुच्छेद 32 है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि भारत के कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसी के अनुसार काम करती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर हुआ था? तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को
हटा दिया गया है अनुच्छेद 19 को, और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, या हम विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हैं, वो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है, तो अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) को बढ़ाया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार वो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 301 के तहत ये राज्य को निर्देश दिया गया कि उनके लिए इससे व्यवस्था करें। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वो 1976 में संसद द्वारा पारित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि वो कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कुछ काम करें। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उस पर ये देखा जा सकता है कि किसी के मूल अधिकारों को हनन तो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातें हैं क्योंकि उसको अगर लागू किया जाता है तो किसी न किसी के मूल अधिकारों का हनन होता ही है, भेदभाव होता ही है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 43 के कहा है ये। संविधान के में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ है, तो ये अधिकार भी नीति निर्देशक तत्वों में है, अनुच्छेद 44 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है KT शाह जी का कि नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। मतलब राज्य चाहेगी तो ये अधिकारें देंगी, ये सुविधाएं देंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं देंगी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति का अनुशंसा पर शामिल किए गए, तो मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, सरदार चौड़ सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर जो है संविधान में शामिल किए गए थे। संविधान की 11वें भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो यही जब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है तो मूल कर्तव्य के में इसको शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को भी 86वां संविधान संशोधन 2002 इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार जब जोड़ा गया है तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, नहीं तो जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 ही जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा गया है, तो एक नैतिक कर्तव्य है और दूसरा नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाएगा, तो ये नैतिक कर्तव्य है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 51 का के 5 में है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं, राज्य के लिए नहीं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा है, तो कि राष्ट्रगान अगर कहीं बज रहा है तो प्रत्येक नागरिक को मानना उसका है, वो अपने स्वतंत्रता का अधिकार नहीं वहाँ पे लाएगा, वो उसका मूल कर्तव्य है। राज्य में रहना है तो कुछ उसके अपने कर्तव्य भी होते हैं। तो ये ऐसा कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। लुवन बनाम केरल राज्य में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान जिसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा तथा लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों के लोकसभा के राज्यसभा के जो विधानसभाएं हैं उनके। यहाँ पे राज्यों की जो है वो विधान परिषद नहीं शामिल होंगी क्योंकि वो भी निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए, तो 50 सदस्यों द्वारा जो है वो
अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? कोई मुख्यमंत्री कब पात्र नहीं होगा? जब वह विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब कि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है, भले से वह मुख्यमंत्री हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में शामिल नहीं है? तो राज्यों की विधान सभाओं में महाभियोग जो है वो सिर्फ राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य ही उसमें वोटिंग करते हैं, राज्य शामिल नहीं होता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जो संसद या विधानसभा का मतलब जो भी राष्ट्रपति होता है वो कहीं का भाग, किसी भी सदन का भाग नहीं होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे प्रदान किया गया है कि कोई भी विषय वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकती है अगर उसको किसी कानून में कुछ समस्या आ रही है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो रोकना जो है वो अनुच्छेद 111 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये उपबंध अनुच्छेद 160 में है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया है? तो ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया था राष्ट्रपति जैल सिंह ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए किस क्षेत्र को संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसी क्षेत्र को, यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किस व्यक्ति पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। ये भारत का संवैधानिक प्रमुख है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री करता है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री रामनाथ कोविंद, ये बिहार के राज्यपाल तथा बिहार के राज्यपाल दोनों लोग रह चुके हैं। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो यह नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी नीलम संजीव रेड्डी भी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरि जी का रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो प्रसाद पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संख्या दी गई है? तो हम सभी जानते हैं, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के चीफ जस्टिस तथा भारत के हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संबंधी प्रस्ताव है किस सदन में लाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में लाया जाता है सबसे पहले, और राष्ट्रपति का वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति भी अगर किसी कारणवश नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये किस में है? तो राज्य विधानसभा परिषद के जो है वो किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का सदस्य होता है? तो वो लोकसभा का होता है, मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का भी हो सकता है। समानता लोकसभा का नहीं तो राज्यसभा की भी हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो जो है राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने चुनाव में नहीं गए थे। वो मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या भारतीय प्रधानमंत्री सहित
सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होती है मंत्रियों की संख्या। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा कुल सदस्यों का। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो यह अनुच्छेद 257 में कही गई है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जो केंद्र है उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री जो है वो कैलाश नाथ काटजू थे, जो कि बाद में रक्षा मंत्री थे। भारत में किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ था। अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन से नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ है? तो प्रधानमंत्री थे ये, लेकिन संसद में एक भी बार नहीं गए। तो ये गए थे चौधरी चरण सिंह जी, जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, लेकिन संसद में कभी नहीं थे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था? तो ये था गोपाल स्वामी अयंगर जी के प्रतिपादन पर। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी का अधीनस्थ जो है वो सॉलिसिटर जनरल कहलाता है। भारत के प्रथम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कैग वी नरसिंहा राव जी थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महाधिवक्ता देता है तथा केंद्र सरकार को महान्यायवादी। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? तो ये भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो है वो संसद की लोक सेवा जो समिति है उसकी बैठकों में जरूर रहता है। भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो ये लोक लेखा समिति से संबंधित है कि जो भारत के कार्यों का जो बजट है उसका कैसे खर्चा कर रहा है, सही या गलत तरीके से, कहीं ज़्यादा धांधलियाँ तो नहीं हो रही। धांधलियाँ जाकर जो है वो लोक लेखा समिति या हम कह सकते हैं कैग करता है। राज्य तथा केंद्र सरकारों की सभी खर्चों की वित्तीय जांच नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन तथा भत्ते पर किस पर भारित होते हैं? भारत की संचयी निधि का परल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर किया गया था? तो ये दोनों काम जो है गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों में राज्यसभा की मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर किया गया था? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। अब 2026 में परिसीमन होगा। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान से संबंधित है? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार उन्मुक्तियों में से कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? ये प्रावधान अनुच्छेद 105 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण का शक्ति देता है? अनुच्छेद 253 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते अगर हमारे प्रधानमंत्री कहीं से करके आते हैं, जलवायु परिवर्तन या कोई भी है, तो उससे जो भी हैं उसको लागू करने के लिए जो भी बजट होगा या कुछ होगा तो उसको अनुच्छेद 253 के तहत दिया जाता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है। हमारा चैनल नया भी है तो आपका सहयोग ज़रूरी है, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। थैंक यू।